गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी जो बुक है गोल्डन रेज, उसका जो थर्ड चैप्टर है पॉजिटिव हेल्थ, जो कि शुभ्रा दत्ता के द्वारा कंपोज किया हुआ है, तो उस लेसन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट। देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बताया गया है, पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है सकारात्मक स्वास्थ्य, यानी कि सभी प्रकार का जो स्वास्थ्य होता है जिसके अंदर अपन फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को मिला करके पॉजिटिव हेल्थ बनती है। यानी कि ये पूर्ण स्वास्थ्य हम इसको कह सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य। आप इस पूरे लेसन के अंदर इस चीज को ध्यान रखिए कि पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है संपूर्ण स्वास्थ्य, जिसके अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों स्तर आ जाते हैं। अब देखिए, जो शुभ्रा दत्ता है, इसकी जो मूल रूप से लेखिका है, वो हेल्थ के बारे में क्या कहती है? हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। जो स्वास्थ्य है हमारा, वो शारीरिक व मानसिक की संपूर्ण मेंटल वेलबींग, मेंटल यानी मानसिक, वेलबींग यानी अच्छाई, या यूं कह सकते हैं कि कुशलता, हमारी जो शारीरिक और मानसिक कुशलता है उसका जो स्तर है, यानी कि संपूर्ण हेल्थ पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से जो स्थिति बनती है वही हेल्थ कहलाती है। ये एक प्रश्न बनता है, आप अपनी बुक को भी साथ साथ पढ़ते रहें, रीड करते रहें। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, आप अपनी बुक खोल के रखें और एक पेंसिल साथ में रखें। जो आपको हार्ड मीनिंग लगते हैं उनको आप पेंसिल से उसी बुक में लिखते जाइए, अलग चाहे तो एक कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। व्हेन वी फील सिक्योर बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज, जब शारीरिक रूप से हम ऐसा अनुभव करते हैं, फील सिक्योर यानी कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं। कैसे? बाय बीइंग फिजिकली हेल्थ, यानी कि शारीरिक रूप से जब हम स्वस्थ होते हैं, वह फ्री फ्रॉम डिजीजेज, डिजीजेज किसे कहते हैं? बीमारियां, बीमारियों से हम मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। बाय फीलिंग कंटेंट, तो ऐसा हम महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए, बाय ए लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। कंफर्टेबल का मतलब होता है सुरक्षित, और क्लीन का मतलब होता है स्वस्थ, स्वच्छ एनवायरनमेंट यानी वातावरण। जब हम सुरक्षित अनुभव करते हैं तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। किस रूप में? जब हम आरामदायक रहते हुए और स्वच्छ पर्यावरण में रहते हुए, जब हम इस प्रकार का अच्छा अनुभव करते हैं या सिक्योर अनुभव करते हैं, ऐसा फील करते हैं, तो हम उस स्थिति को कह सकते हैं कि हम टोटली पॉजिटिव हेल्थ में है या संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में है। देखिए बच्चों, इसके अंदर दो प्रकार की चीजें बताई गई है। एक तो होती है सामान्य हेल्थ और एक होती है पॉजिटिव हेल्थ। तो यहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ का मतलब हो गया सभी प्रकार के स्वास्थ्य, यानी कि शारीरिक और मानसिक। आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन विथ फैमिली मेंबर, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, चाहे वो हमारे मित्र होते हैं, तो उनके साथ जो हमारा घनिष्ठ सामंजस्य होता है या उनके साथ जो पारस्परिक क्रियाकलाप होता है, यहाँ पे देखिए क्लोज यानी घनिष्ठता, और हार्मोनियस यानी कि जो हमारी पारस्परिक क्रियाकलाप होते हैं, ये अपने इंटरेक्शन का मतलब सामूहिक क्रियाकलाप, एक दूसरे के प्रति व्यवहार, जो हम हार्मोनियस यानी सामंजस्यपूर्ण, जैसे हम सामंजस्यपूर्ण एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, तो ये सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस, तो ये हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में क्या करता है? मदद करता है। आवर क्लोज हार्मोनियस इंटरेक्शंस विद फैमिली मेंबर, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प टू स्टे वेल मेंटली। हमें अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, अपना अच्छा स्तर बनाए रखने में हमारी मदद करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। तो इस परिभाषा के अनुसार तो संसार में बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार से पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं यानी उसका आनंद लेते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्री, देखिए यहाँ पे दो चीजें बताई है, एक है डेवलप्ड कंट्री और दूसरा जो आएगा वो है डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे आप डेवलप्ड कंट्री का मतलब आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, अमेरिका, एक देश की जो इमेज है वो आपके अंदर बिठा लो। डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश, एक देश को आप जैसे अमेरिका को मान लो, और डेवलपिंग कंट्री जो कि विकासशील देश है, उसमें आप अपने देश भारत को मान लो, उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो जो रिच कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे क्या होती है? फैमिली टाइज अपीयर टू बी ए वीकनिंग, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। तो हम जानते भी है कि वहाँ पे क्या होते हैं कि जो फैमिली के जो रिलेशन होते हैं, जो फैमिली का जो बंधन होता है, वो क्या होता है? वीकनिंग होता है, कमजोर होता है। पारिवारिक बंधन कमजोर लगते हैं हमें, और जो पड़ोसी है नेबर्स, वो हमें स्ट्रेंजर्स लगते हैं, अजनबी लगते हैं।
एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम रेस्ट्रिक्टेड, और जो वहाँ मित्रता होती है, दोस्ती होती है, वो भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है, सीमित होती है। किस मामले में? केवल बिजनेस कॉन्टैक्ट, व्यावसायिक गतिविधियों के अंदर, यानी कि व्यावसायिक संपर्क, कॉन्टैक्ट कह सकते हैं, संपर्क के अंदर ही वो अपन यूँ कह सकते हैं कि वो बंधन में बंधी हुई होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है। यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि जो पड़ोसी है, अपने जो फैमिली है या जो दोस्ती है, वो भी स्वार्थों में बंधी हुई होती है, उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है, न कि हमारे देश के जैसे वो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के रिश्ते निभाते हैं। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, तो उन देशों में जो एनवायरमेंट कंडीशन होती है, यानी कि पर्यावरण की जो कंडीशंस होती है, स्थिति होती है, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में सुधर गई है, इम्प्रूव हो गई है। कंसिडरेबली यानी अच्छी मात्रा में इम्प्रूव हो गई। कौन सी स्थिति? पर्यावरण की स्थिति, यानी साफ सफाई, ये सारी चीज़ें तो अच्छी मिलेगी, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों के जो रिश्ते हैं, वो इतने प्रगाढ़ नहीं होते जैसा कि हमारे देश में होता है। आगे देखते हैं। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशन स्टेटस, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है, यानी कि पोषण का जो स्तर है, वो तो बेटर होता है हमारे से, खाने पीने में वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट, और प्राय, ऑफन का मतलब हो गया प्राय, उनके जीवन के जो ज़्यादातर सुख साधन है, वो खरीदने के लिए उनके पास क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में मनी भी होती है, पैसा होता है। प्लेंटी यानी पर्याप्त मात्रा में, मनी यानी पैसा अवेलेबल होता है, यानी कि उनके पास पैसा तो खूब होता है, जो अपनी लाइफ को कंफर्ट करने के लिए, अपने जीवन को साधन सुविधापूर्ण करने के लिए। पीपल इन डेवलप्ड कंट्री में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, जो डेवलप्ड कंट्री है यानी अमेरिका, एक उदाहरण ले लेते हैं, डेवलप्ड कंट्री बहुत सारे हैं, तो उसके अंदर लोग जो क्या करते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को बेटर तरीके से एंजॉय करते हैं। फिजिकल हेल्थ तो वो एंजॉय कर लेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा भी है और उनके पास इस प्रकार से सुविधाएं भी है। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन ऐसे विकसित देशों के लोग क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। किससे? बहुत से मानसिक रूप से, यूँ कह सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ से। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने में, जैसा कि अपन ने बताया था, पॉजिटिव हेल्थ का क्या मतलब बताया था? सभी प्रकार का स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सभी प्रकार के स्वास्थ्य वो प्राप्त करने में दूर होते हैं, फार होते हैं। एज मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि बहुत से लोग मानसिक रूप से इतने सक्षम या संतुष्ट नहीं होते हैं। नॉट सो कंटेंट, संतुष्ट नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अब आते हैं दूसरी तरफ। इन द डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री का मतलब जो विकासशील है, जो विकास कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप उदाहरण ले लीजिए इंडिया, हमारे देश का। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री है, अपन इंडिया का उदाहरण लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन फैमिली, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव, यानी कि विकासशील देशों में परिवार के प्रति, पड़ोसियों के प्रति और मित्रों के बीच जो मानवीय संपर्क है, देखिए ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शंस का मतलब हो गया मानवीय संपर्क, यानी कि पारस्परिक क्रियाकलाप, एक दूसरे के प्रति जो हमारा व्यवहार होता है, वो संपर्क कह सकते हैं इसको। तो इंटरेक्शंस विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव, वो उनकी अपेक्षा में ज़्यादा उत्तम होती, ज़्यादा पॉजिटिव होती, सकारात्मक होती है। किनकी अपेक्षा में? डेवलप्ड कंट्री की अपेक्षा में, डेवलपिंग कंट्री के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव होता है। हाउएवर बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ दिस पॉपुलेशन आर लोअर, हालांकि इन लोगों के जो वातावरण संबंधी, अपन कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, दो प्रकार के स्तर बताई हुई है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या बताया आपको? पोषण, यानी कि खान पान, और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, यानी कि रहन सहन। तो वातावरण का और पोषण का जो स्तर है वो उनकी तुलना में क्या होता है? लोअर होता है। सो द पीपुल सफर फ्रॉम मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए लोग जो होते हैं वो ज़्यादा पुअर यानी कमज़ोर फिजिकल हेल्थ को सफ़र करते हैं। तो इनका जो कमज़ोर स्वास्थ्य होता है वो उनसे ग्रसित रहते हैं। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। देखिए, जब किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ही कमज़ोर होगा तो वह पॉजिटिव हेल्थ के स्थिति के अंदर नहीं आ सकता, यानी कि उसके अंदर संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति का अस्तित्व नहीं हो सकता। एग्जिस्ट यानी अस्तित्व। यदि वह पहले से शारीरिक रूप से कमज़ोर है
तो वो दूसरे मानसिक स्थिति की तरफ कैसे जाएगा। तो सो वी फाइंड द पॉजिटिव हेल्थ इज एल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। इसलिए हम पाते हैं कि हम में से कई के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य को पाना आसान नहीं है। एल्यूडिंग मैनी ऑफ अस यानी कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिल पाता है। तो एल्यूडिंग का मतलब हो गया नहीं पाना। तो हम में से बहुत सारे लोगों को वो पॉजिटिव हेल्थ इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि फिजिकल रूप से हम कमज़ोर होते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्री टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन फिर भी हमारे जैसे देश में यानी कि विकासशील देश में लोगों के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य पाना असंभव भी नहीं है। नॉट इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, तो इस स्थिति को प्राप्त करने में मदद करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग टू हाउ आवर बॉडीज फंक्शन सो दैट वी कैन कीप हेल्दी। हमें यह समझने की आवश्यकता होगी कि जो हमारा शरीर है वह किस प्रकार कार्य करता है। अचीव द स्टेट वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग टू हाउ आवर बॉडीज फंक्शन सो दैट वी कैन कीप हेल्दी। हमारा शरीर किस प्रकार कार्य करता है ताकि हम स्वस्थ रह सके, हेल्दी रह सके। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरमेंट एंड हेल्दी फूड। देखिए हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी। एक तो क्लीन एनवायरमेंट और दूसरा हेल्दी फूड। अगर हम उस स्तर को प्राप्त करना चाहें तो ताकि हम क्या करेंगे दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी। और हम जानते हैं कि अगर हम उनको प्राप्त करना चाहे तो कर सकते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं होगी। We need proper education for all people that leads to understanding the relationship between health and positive approach to life। तो हमें सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच, तो इनके मध्य जो रिलेशनशिप है, इनके मध्य जो संबंध है, उसको समझने वाली जो एजुकेशन है, प्रॉपर एजुकेशन, उसकी आवश्यकता होगी। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन। हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? प्रॉपर एजुकेशन। किसके लिए? उन सभी लोगों के लिए जो कि समझना चाहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ। जीवन के मध्य सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य, इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसको समझाने वाली जो शिक्षा है उसकी हमें आवश्यकता होगी। वी शुड रिमेंबर दैट कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस। हमें ये याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर कि एक संतुष्ट मन, देखिए कंटेंटेड माइंड यानी कि कंटेंटेड पहले भी आया था, संतुष्ट माइंड यानी कह सकते हैं अपन मन, दिमाग, मस्तिष्क, और हेल्दी लिविंग यानी कि स्वस्थ रहन सहन, लिविंग यानी रहन सहन, वो हमें अनेक बीमारियों से मुक्त रखने में सहायता करती है, दूर रखती है, फ्री फ्रॉम मेनी डिजीज। इन सम वेज इट इज इजियर फॉर पीपल इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीड सोशल सिस्टम। तो इस प्रकार से जो विकासशील देशों में लोगों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य को पाना बहुत सरल होता है, ये इजी होता है। आगे देखिए, विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल दे डू मेनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलपिंग नेशंस। अमीर और विकसित देशों में बहुत सारे लोगों के बीच में वेल्दी एंड डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है लोगों के बीच में वो बेटर होती है। विथ वेरी लिटिल वे बाई वे ऑफ रिसोर्सेज और sophisticated medical facilities we can achieve positive health for a majority or individuals in our communities। तो अमीर और विकसित देशों के राष्ट्र के बहुत से लोगों की तुलना में उनके सामाजिक तंत्र क्या होते हैं? परस्पर घनिष्ठ होते हैं, वो एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। वह लोगों के मध्य उनका जो कम्युनिकेशन होता है यानी कि संवाद संचरण होता है वो भी विकसित होता है। इसलिए अति विकसित चिकित्सा सुविधाएं होती है वहाँ पे। पॉजिटिव हेल्थ अपन ये कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी, सोफिस्टिकेटेड यानी अति विकसित, बहुत ज़्यादा एडवांस, जो ये उनकी सुविधाएं हैं मेडिकल की वो बहुत ज़्यादा विकसित होती है मेडिकल फैसिलिटी। और उसी के द्वारा, उन सुविधाओं के द्वारा हम अपने समुदाय में या समाज में ज़्यादातर लोगों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, इंडिविजुअल इन कम्युनिटी। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं होती है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। हमें भी निश्चित रूप से कुछ विशेष परिस्थितियों में जो उपयुक्त चिकित्सा देखभाल होती है, ये प्रॉपर मेडिकल केयर यानी उपयुक्त चिकित्सा देखभाल, उसकी आवश्यकता होती है। किसके अंदर? सर्टेन सर्कमस्टेंसेज यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल
इंटरवेंशंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो हमें जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन कहते हैं संक्रामक रोग, एक से दूसरे में फैलने वाला, तो संक्रामक रोगों के विरुद्ध किसकी आवश्यकता होती है? प्रॉपर ट्रीटमेंट की, उन रोगों के खिलाफ, जो किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? बाई मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस, यानी कि सर्जिकल कह सकते हैं अपन, जो शल्य क्रिया होती है, और मेडिकल यानी चिकित्सा और शल्य क्रिया के रोगों के उपयुक्त इलाज, और बच्चों के जो ये होते हैं प्रॉपर मैटरनिटी केयर, यानी कि बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद दोनों स्थिति में उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जैसा कि बताया गया है, इम्यूनाइजेशंस और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कहते हैं टीकाकरण, तो टीकाकरण के द्वारा, या जो प्रतिरक्षा के जो टीके दिए जाते हैं प्रतिरक्षीकरण, उनके द्वारा। देखिए आगे आइए। However, there is no need to obsessed about our health। तो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। obsessed, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। obsessed यानी चिंता करना, चिंतित होना। And we should use our own instinct and knowledge to decide when medical intervention is really necessary। और हमें जो ये चिकित्सीय सहायता है उसकी वास्तविक आवश्यकता तय करने के लिए अपने स्वयं की सहज प्रवृत्ति, देखिए यहाँ पे जो हमारे अंदर नेचुरल जो प्रवृत्ति होती है, हमारे नेचुरल जो आदत होती है और जो जानकारी होती है, उसको हमें काम में लेना चाहिए और उसको उसकी जानकारी को प्रयोग करना चाहिए। देखिए वापस देखिए, वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिंक्ट्स, हमें यूज करना चाहिए हमारी स्वयं की इंस्टिंक्ट एंड नॉलेज, यानी हम जो जानते हैं और सहज प्रवृत्ति, हमारी जो नेचुरल प्रवृत्ति है उसको, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और ऐसे परिस्थिति और ऐसे समाज के बीच में रहते हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ मानसिक लगाव होता है, तो ऐसी जो जानकारियाँ होती है उससे हम अपने आप को इन रोगों से बचा सकते हैं और इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्री एंजॉय बेटर हेल्थ। देखिए हम जानते हैं कि विकसित देशों के जो अधिकांश लोग हैं, अमेरिका मान लो, इसके जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, बेटर हेल्थ का एंजॉय करते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्री एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ। उन देशों के जो डॉक्टर होते हैं वो बड़े पैमाने पर बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और जो उन्नत चिकित्सा सुविधा है उनको हम उन डॉक्टर्स को श्रेय दे सकते हैं। एट्रीब्यूट यानी श्रेय देना, किसको? जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी होती है उनको। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्लीन एनवायरनमेंट एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है कि जो सामाजिक कारक है, जैसे कि अधिक उच्च स्तर होता है उनका, सोशल जो फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर, जैसे कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, उनकी जो शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा होता है, एंड वेल्थ, धन पैसा उनके पास ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशंस उनका पोषण अच्छा होता है, एंड क्लीन एनवायरनमेंट और उनका जो वातावरण है वो ज़्यादा साफ और स्वच्छ होता है, एंजॉय मोस्ट ऑफ द दीज पॉपुलेशन। तो वहाँ के अधिकांश लोग इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, इनको काम में लेते हैं। It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, ये महसूस करना सहायक हो सकता है कि जो विकसित देश हैं उन देशों में ज़्यादातर लोगों ने हमारे जैसे देश यानी विकासशील देश की तुलना में बहुत अच्छी शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया है। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज द ऑल्दो पीपल, जैसे कि हम जानते हैं कि बेटर फिजिकल हेल्थ और डेवलपिंग कंट्री की अपेक्षा ज़्यादा अचीव किया। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जो बेसिक एनवायरनमेंट है या बेसिक ह्यूमन वैल्यूज है वो उस लाइन से भी नीचे है, यानी कि ये यहाँ पे देखिए ह्यूमन वैल्यू यानी मानवीय मूल्य, उस लाइन से भी हम काफ़ी नीचे हैं और अपने आप को सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो इस चीज़ों से, इस गिरावट से त्रस्त है। दिस इज़ फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच एज ड्रग डिपेंडेंस। और यह बात क्या होता है, अधिकांशतः फिर आगे जाकर के ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि नशीली दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं और
साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, उनके अंदर क्या होती है, मनोवैज्ञानिक रूप से और मानसिक इलनेस पैदा हो जाती है, एक प्रकार से मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं, और इनका फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, और उनकी जो फैमिलीज है वो क्या होती है, टूट जाती है आगे जा करके, उनका बंधन वो टूट जाता है। एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बीइंग लेस कॉमन, और आपसी जो पारिवारिक बंधन है, घनिष्ठता है, वो सारी चीज़ें कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और आखिरकार वो कम पड़ जाते हैं। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन पीपल ऑफन टर्न टू ए साइकोएनालिस्ट और साइकेरिस्ट। देखिए, साइकोएनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें, ये होते हैं मनोविश्लेषक और ये होते हैं मनोचिकित्सक, डॉक्टर जो मानसिक इलाज करते हैं। आखिरकार फिर वो परेशान होकर के इनके लिए मदद के लिए जाते हैं, इनके पास प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाते हैं विकसित देशों में। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ये देखिए आगे, आवर एज्ड आंट्स एंड वाइस फ्रेंड्स, यानी कि हमारी जो बूढ़ी एज में जो आंट्स होती है, यानी कि हमारे घर में दादी हो सकती है, काकी हो सकती है, या और भी कोई रिलेशन वाले हो सकते हैं जो एज में होते हैं, वो, और वाइस फ्रेंड्स यानी बुद्धिमान मित्र, यूज टू सोल्व सिमिलर प्रॉब्लम, वो सोल्व कर दिया करते हैं, यूज टू किया कर देते हैं इसी समस्या को, जिस समस्याओं के लिए विकसित देशों के लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मनोविश्लेषक के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और इस प्रकार का इलाज कराते हैं, उनको हमारे देश में हमारे घर पे ही सोल्व कर लिया जाता है। जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, उनके द्वारा बाई लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग द कंपेरिजन एंड दे बिलीव इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सन्स माइंड। देखिए, समझदार लोग होते हैं, मित्र होते हैं, वो हमारी समस्याओं को सुनकर और समझदारी से ही दया दिखा करके, करुणा दिखा करके हल कर दिया करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि कोई भी अगर बेचैन या चिंतित व्यक्ति होगा, व्यथित व्यक्ति होगा, तो उसके मन को राहत देना, यानी देखिए पर्सन्स माइंड, किसी भी डिस्ट्रेस्ड यानी जो तनावग्रस्त है व्यक्ति, जो परेशान है, उस व्यक्ति के माइंड को अगर आप रिलीव कर देते हैं, बातचीत से उसको सुलझा देते हैं, आप उसकी बात को सुन लेते हैं, तो ही उस व्यक्ति को राहत मिल जाती है, और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, बिलीव इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार की जो मानसिक समस्याएं होती है, उन समस्याओं को घर पे सुलझा लिया जाता है। ये हमारे यहाँ पर एक पॉजिटिव हेल्थ का बहुत बड़ा उदाहरण है। अनफॉर्चुनेटली people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as they enjoyed by the developed nation by providing medical facility to cope with even minor health problems। देखिए, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, बहुत से जो विकासशील देश है, यानी भारत जैसे देश, उनके लोग छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए अभी भी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर शारीरिक स्वास्थ्य का वैसा ही स्तर पाने का प्रयास करें जैसा कि अमेरिका जैसे देश में, यानी कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर कर चुके हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है इसका, वो है एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है उससे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, उसकी जो उपेक्षा की जा रही है, यानी कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मेनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरमेंट्स। तो इसका क्या परिणाम होगा कि कई परिवार स्वास्थ्यप्रद भोजन और अपने भौतिक पर्यावरणों को उन्नत करने के लिए अन्य जो आवश्यक सामग्री है उनकी तुलना में चिकित्सा यानी कि मेडिसिन और डॉक्टर, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्पेंडिंग मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। आज भी हमारे देशों में ऐसा ही हो रहा है कि इस प्रकार की उन्नत पर्यावरण सुविधाएं पाने के लिए, चिकित्सा पाने के लिए, तो चिकित्सा पे और दवाओं पे, मेडिसिन पे बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रेमेंडियस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो विकासशील देशों के लिए यानी हमारे जैसे देशों के लिए ये एक प्रकार का बहुत बड़ा मात्रा में ट्रेमेंडियस वेस्ट है। किसका? लिमिटेड रिसोर्सेज का, जो सीमित संसाधन है उनका वेस्ट है, बर्बादी है। तो ये एक बहुत बड़ी बर्बादी है। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ यानी कि पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना, अचीव करना। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in our effort to maintain healthy bodies and minds। अधिक चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान के लिए कीमती संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय
शरीर व मन को स्वस्थ बनाए रखने के प्रयास में अपनी जानकारी और सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना अच्छा हो सकता है, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज को वेस्ट करने की अपेक्षा में जो अपनी जानकारी, अपना सामान्य ज्ञान है, अपने घर की जो चीज़ें हैं, अपनी नॉलेज है जो अपने बड़े बूढ़ों की, उनको काम में लेना ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यूज ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए जो पोषण का महत्व है उसके बारे में सीखना और बच्चों को भी ये सिखाना। एंड वी शुड यूज आवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपल ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। देखिए, हमें साधारण स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में वी शुड यूज इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब क्या हुआ? साधारण। जो हमारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जो हमारी बीमारी है, उनको हल करने में हम क्या करते हैं? प्रायः जो महंगी और आधुनिक दवाइयां हैं उन पर निर्भर रहते हैं। ये देखिए, होम रेमेडीज। तो उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? जो होम रेमेडीज है, हमारी घरेलू दवाइयाँ, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जो हमारे घर पे पता चल जाते हैं, उनके द्वारा सॉल्व करना चाहिए सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जो हमारी साधारण स्वास्थ्य की समस्या है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपल ऑन मॉडर्न ड्रग्स। इसके बजाय भी हम बहुत ज़्यादा महंगी जो दवाइयाँ होती है, मॉडर्न ड्रग्स होती है, जो आधुनिक दवाइयाँ होती है, उनके ऊपर निर्भर रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, महंगी भी होती है। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। और ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारी जो ड्रग्स होती है, दवाइयाँ होती है, उसके अपने खुद के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जो कि ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। किससे? जो बीमारी है उससे भी, जो ओरिजिनल बीमारी उससे भी ज़्यादा डेंजरस वो दवाइयों की जो साइड इफेक्ट है उससे हो सकते हैं। इन नेचर, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स। हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर जो पशु होते हैं, एनिमल होते हैं, वो कभी भी मीडिया कैंपेन्स यानी जनसंचार के जो माध्यम होते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट। और वे जो उनकी खुद की जो इंस्टिंक्ट है, जो अपन पहले भी आया था, ये मीनिंग सहज प्रवृत्ति, यानी नेचुरली जो उसके अंदर चीजें होती है उनके ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर ही, क्योंकि वो किसी मीडिया को नहीं जानते, वो किसी व्हाट्सएप के माध्यम से किसी चीज़ का इलाज नहीं लेते, वो किसी अखबार में नहीं पढ़ते। तो पशु जो होते हैं वो स्वयं की जो प्रवृत्ति है, उनका जो स्वभाव है, उनके अनुसार ही अपना इलाज करते हैं और उन पे ही ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल्स ए पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी। प्रकृति जो है उसने प्रत्येक जानवर को अपने खुद की बॉडी की देखभाल करने के लिए और एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और अपनी जो सामान्य स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने की क्षमता प्रदान की है, पावर दी है, उसको शक्ति प्रदान की है। एज एन एग्जाम्पल, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाई ऑल एनिमल्स। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, वो सभी जानवरों के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में जरूरी होता है। वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट, जैसे राइनोसॉर्स, एलिफेंट एंड डियर्स, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, जैसे राइनोसॉर्स यानी गेंडा, एलिफेंट हाथी और डियर यानी हिरण, इनके लिए ऐसी जगह ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये क्या करते हैं? ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर नेचुरल रूप से सॉइल विद्यमान होता है, यानी कि नमक मिट्टी के अंदर मौजूद होता है। तो दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द सॉल्ट देयर बॉडीज नीड। तो वो क्या करते हैं? रेगुलरली यानी कि लगातार इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि अपने शरीर के अंदर जितनी मात्रा में उनको नमक की आवश्यकता होती है, तो वो नियमित रूप से उसको, मिट्टी को क्या करते हैं? चाटते हैं, और उससे वो नमक की पूर्ति पूरी कर लेते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी। तो वो केवल उतना ही खाना खाते हैं जितनी उनको रिक्वायर्ड होती है, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं खाते हैं, और कभी भी वो ओबेसिटी का शिकार नहीं होते हैं, यानी ओबेसिटी कहते हैं मोटापा।
मोटापे से ग्रसित नहीं होते हैं। एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू, जैसा कि हम मनुष्य लोग अधिकतर होते हैं मोटापे के शिकार, क्योंकि हमारे खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमें बतानी होती है। दे मॉनिटर देयर बॉडीज नीड टू इंस्टिंक्ट एंड ईट टू नो मोर देन इट रिक्वायर्ड। वो अपनी जो बॉडी होती है उसके मॉनिटर के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि उनकी जो सहज प्रवृत्ति होती है वांछित मात्रा में जो उनका चाहिए उसी प्रकार की वो शारीरिक आवश्यकता का ध्यान रखते हैं और जरूरत से ज्यादा नहीं खाते हैं। All the carnivorous animals eat grass whenever they have diarrhea or other stomach problem due to the indigestion। जो carnivorous animal होते हैं यानी मांसाहारी जो पशु होते हैं वो घास खाते कब? whenever they have diarrhea, जब उनको दस्त लग जाती है या दूसरी स्टोमक प्रॉब्लम हो जाती है, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, ड्यू टू इंडाइजेशन यानी अपच के कारण, जो पचता नहीं खाना उसके कारण अगर उनको कोई समस्या है तो वो मांसाहारी पशु भी घास खाते हैं। उनको पता होता कि हमें क्या कब कितना खाना है। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन बॉडी फिजिकली हेल्थ, और वे सामान्यतः इस प्रकार से अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मैनेज कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं नॉर्मली। अब देखिए ईटिंग बिहेवियर, हमारे खाने की जो आदतें हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। we human beings seem to have a loss of ability to monitor our own bodies in the order to maintain health। ऐसा होता है, देखिए बच्चों, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम सभी मनुष्य ने अपने शरीर को जो देख रेख करने की जो हमारी क्षमता है वो क्या कर दी है? खो दी है, लॉस्ट कर दी है। हमारी जो मॉनिटर होता है, देखभाल करने का जो हमारा एक शरीर के अंदर एक इस प्रकार की यूँ समझ लीजिए आपकी एक समझ होती है, एक सेंस होती है, हमारी बॉडी स्वयं चीज़ बता देती है वो, उसको हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, हम इंडिकेटर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी, तो हम अपने शरीर के जो संकेत है, सिग्नल है, बॉडी सिग्नल, उनको समझने में रिफ्यूज करते हैं, मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, जबकि हम चिकित्सक यानी डॉक्टर्स की सलाह और मीडिया की सलाह मानना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको फॉलो करना, बजाय हमारी खुद की जो बॉडी सिग्नल और टेंड है उनको मानने के लिए। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर आजकल देखते हैं मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मीडिया जिस प्रकार की बात बता देता है हम उसको फॉलो कर लेते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि हमारा शरीर ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझा सकता है बजाय दूसरों के। इसलिए जो इंडिकेशन होते हैं उसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। समटाइम्स ओवरजेलियस पेरेंट्स फोर्स इन्फेक्ट एंड स्मॉल चिल्ड्रंस टू ईट बिकॉज इट इज़ द फीडिंग टाइम, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री। देखिए ये अधिकतर होता है बच्चों, हमारे घर में भी होता है। क्या होता है कि कभी कभी जो ज़्यादा ओवरजेलियस पेरेंट्स होते हैं, यानी अधिक उत्साही, ज़्यादा बच्चों पे ध्यान रखने की जो बात करते हैं ना, ऐसे पेरेंट्स वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं। किस चीज़ के लिए? खाने के लिए, ज़बरदस्ती भोजन करने के लिए फोर्स करते हैं। किनको? छोटे बच्चों को। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके भोजन का समय हो गया, इनफैक्ट फीडिंग टाइम, कि ये उनके खाने का समय है, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि वो हंग्री है, भूख लग रही है। हमारे घर में भी ऐसा होता है, जब खाना बन रहा होता है तो उस समय हमारे घर वाले कहते हैं खाना बन रहा है अभी खा ले, उसके बाद हमें काम करने। लेकिन बच्चा अगर उस समय भूखा नहीं, उसको भूख नहीं लग रही है, हो सकता है उसने कुछ समय पहले कुछ खाया हो, फिर भी उसको ज़बरदस्ती खिला दिया जाता है। ये एक मोटापे का कारण होता है, और बच्चे की जो अंदर की जो सेंस होती है उस सेंस को वो मार देते हैं। और चिल्ड्रन में भी फेड मोर देन देयर बॉडी डिमांड, और इस चक्कर में बच्चे क्या हो सकते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं जितनी उनकी बॉडी डिमांड कर रही है उससे भी ज़्यादा। एंड नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड बेबी रिक्वायर्स, और कभी कभी क्या होता है कि वो ये भी नहीं तय कर पाते हैं कि उनकी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो माँ बाप क्या करते हैं कि पुस्तक बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर लिखा होता है कि एक बच्चे को कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। इस चक्कर में वो अपने बच्चे को उसकी आवश्यकता से अधिक भी खिला सकते हैं और उसकी आवश्यकता से कम भी खिला सकते हैं। एज ए रिजल्ट
चिल्ड्रन में ग्रो अप, और इसका कारण क्या इसके रिजल्ट के रूप में क्या होता है, इग्नोरिंग इम्पोर्टेंस बॉडी सिग्नल until finally these signals became weak। और इस चक्कर में जो बच्चे होते हैं उनके जो शारीरिक सिग्नल होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण जो निर्देश जो शरीर हमें देता है, कई बार भूख लगने का, भूख नहीं लगने का, इन सिद्धांतों को इग्नोर कर देते हैं और वो सिग्नल उनके फाइनली क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उनके जो स्टिमुलेट होते हैं यानी कि उद्दीपन होते हैं, किसी भी चीज को करना और उसको करने के पीछे जो सिग्नल होते हैं वो स्टिमुलेट यानी उद्दीपन कहलाते हैं, प्रेरक कहलाते हैं। वो प्रेरक धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, उनको नॉर्मल कर दिया जाता है। तो ये जो उद्दीपन होता धीरे धीरे काम करना बंद कर देता, फेल हो जाते हैं। पीपुल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल। तो इस चक्कर में क्या होता है, लोग या तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खा लेते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल, जैसे कि हम देख सकते हैं ऐसे केस में कुछ आजकल जो यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल होती है, जो अपने शरीर को बिल्कुल स्लिम रखना चाहती, ऐसी गर्ल्स, लड़कियां, वो क्या होती है, अपनी जो शरीर की आवश्यकता होती है उससे भी कम खाती है, यानी खाना बहुत कम मात्रा में खाती है स्लिम रहने के लिए, पतला रहने के लिए, अपने आप को पतला दिखाने के लिए, यंग फिगर दिखाने के लिए। तो वो भी उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करती। एंड फेल टू ईट द प्रीशियस अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। शरीर के द्वारा जो आवश्यक वस्तुएं हैं नपीतुली मात्रा में वो खाना नहीं ले पाते हैं। However, if we change our attitude to learn to trust our own body signal from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amount and thus enjoy good health। यदि हम अपने जो दृष्टिकोण है, हमारा जो तरीका है उसको बदल दे और शुरू से ही अपने शरीर के संकेतों पर भरोसा करना सीख ले, तो हम सही मात्रा में उपयुक्त पोषण भी ले सकते हैं और इस प्रकार हम बहुत अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भी उठा सकते हैं। एंजॉय गुड हेल्थ। एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए हमारी अपेक्षाएं, हमारे प्रति जो अपेक्षाएं हैं वो, और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारियां वो क्या है, ये अब नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ेंगे। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिशंस put too much pressure on the children. When children cannot reach the level of their parents' ambition, they can suffer from tremendous frustration and stress. This may lead to drug experimentations and other related behavior as a way of avoiding the realities of situation. देखिए स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मनुष्य की और बच्चों की कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों पर क्या करते हैं, प्यार करते हैं। पेरेंट्स लव एंड केयर, वो उनकी देखभाल भी करते हैं। फिर भी उनकी जो सामान्यतया उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी जो अपेक्षाएं होती है और एम्बिशंस यानी महत्वाकांक्षाएं, वो बच्चों पे भारी पड़ जाती है, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती है। जब When children cannot reach the level of their parents' ambition, जब बच्चा उसके पेरेंट्स के एम्बिशंस के महत्वाकांक्षा के लेवल तक नहीं जा पाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो वे सफ़र कर सकते किससे, ट्रेमेंडियस फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा कुंठा और स्ट्रेस, तनाव का, कुंठित हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। और दे मे लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशंस, और इसका कारण वो बच्चे किस एक्सपेरिमेंटेशंस के, नशीले पदार्थों के सेवन के आदि हो जाते हैं, या अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज दे वे अवॉइडिंग द रिलेटिव्स ऑफ रियलिटीज ऑफ सिचुएशन। और इसी प्रकार के दूसरे बिहेवियर, व्यवहार इसी से संबंधित कुंठा तनाव से ग्रसित होकर के इसी प्रकार के दूसरे व्यवहार करने की ओर चले जाते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करने की ओर उनकी आदत पड़ जाती है। इसलिए बच्चों के ऊपर उनकी अपेक्षाओं से अधिक, महत्वाकांक्षाओं से अधिक बोझ नहीं डालना चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव। शुरू से ही बच्चे क्या होते हैं कि माता पिता के प्यार और उनकी देखभाल के बिना कुछ ज़्यादा
दबाव से अपने जो स्वाभाविक प्रसन्नतापूर्ण तरीके हैं वो उनको विकसित नहीं होने देना चाहते हैं या विकसित नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, माँ बाप के ज़्यादा दबाव से, उनकी ज़्यादा अपेक्षाओं से, उनके एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, बच्चे दबाव महसूस करते हैं और जब वो उस प्रकार की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, ओ नेचुरल वे कंट्रोल द पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर। उनकी देखभाल और उनकी जो निर्देशन है, गाइडेंस है, विदाउट टू मच प्रेशर, बिना किसी प्रेशर के होना चाहिए। A change of some conventional parents' attitude may help to prevent many cases to drug dependent or other adolescence problem। देखिए, माता पिता के जो पारस्परिक दृष्टिकोण है या उनका जो आपसी संवाद है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके इन चीज़ों पे, जैसे नशीले पदार्थों पर निर्भरता है या जो एडोलसेंस प्रॉब्लम्स है यानी किशोरावस्था की जो कुछ समस्याएं हैं, इन मामलों को रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है इस प्रकार के केसेस से। तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट, तो हमें विश्व पर्यावरण के प्रति अपने जो अभिभावक है उनकी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड एंड वी मस्ट हैव टू एनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली। देखिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि विश्व में, इस संसार में रहने के लिए जो स्थान है वो बहुत सीमित है और हमें अपनी जो भावी पीढ़ी, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके प्रति प्रसन्नतापूर्वक रहने के लिए पर्याप्त जगह छोड़नी पड़ेगी। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड एंड वी मस्ट हैव एनफ स्पेस टू फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमें उनको अच्छी तरीके से जीने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं छोड़नी पड़ेगी। टू अचीव दैट एम, और इस प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। हमें क्या करना पड़ेगा? फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन यानी परिवार को सीमित रखने की योजना, इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको अपनाना पड़ेगा। और लिमिट द बर्थ रेट बाई हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। और हमें प्रति कपल यानी प्रति जोड़े सिर्फ 1 या 2 बच्चे रख कर इस जो जन्म दर है, जो ये बर्थ रेट है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 years। प्रत्येक बर्थ के अंदर यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में लगभग कम से कम 3 और 4 साल का गैप होना जरूरी है। सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू सफरिंग पेरेंट्स लव एंड केयर, ताकि प्रत्येक बच्चे को हम डिप्राइव्ड यानी वंचित करना, उनके प्यार से जो उसको आवश्यक है उससे वंचित ना करें। राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, जो पेरेंटल लव होता है और देखभाल होती है, उसको उसका जो राइट है उससे हम उसको वंचित ना करें। इसलिए 3-4 साल का गैप एक से दूसरी संतान के बीच में होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। देखिए, फैमिली प्लानिंग का वास्तविक मतलब होता है फैमिली वेलफेयर यानी परिवार कल्याण। परिवार नियोजन का वास्तविक मतलब है परिवार कल्याण, यानी परिवार की कल्याण के लिए सारी चीजें होनी चाहिए। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमन हेल्दी एनफ टू कंट्रीब्यूट ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट। और इस प्रकार से वो महिलाओं को तो हेल्दी रखेगा ही रखेगा, साथ ही वो कंट्रीब्यूट करेगा किसके प्रति? हैप्पी होम एनवायरनमेंट। एक बहुत पारिवारिक एनवायरनमेंट जो होता है, घरेलू वातावरण, उसको आनंददायी बनाने में भी उसका योगदान रहेगा। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू वेलफेयर टू द होल फैमिली। एक जो स्वस्थ माँ होती है, प्रसन्न माँ होती है, वो संपूर्ण परिवार के वेलफेयर की यानी कल्याण की होती है, पूंजी होती है। द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। देखिए, मनुष्य का जो मन होता है, माइंड होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न ए रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वे टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस।
स्वस्थ मन के विकास के लिए उचित तरीके से स्ट्रेस लेस होना यानी कि तनाव मुक्त होना सीखना पड़ेगा और रोजमर्रा के तनाव से मुक्ति पाने का तरीका सीखना महत्वपूर्ण है। रिलैक्स प्रॉपर्ली एंड डेवलपिंग वेज टू डील द डे टू डे स्ट्रेस। मेनी डिजीजेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम आर थॉट टू बी ए रिलेटेड टू स्ट्रेस। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम जानते भी है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और जो हार्ट की कुछ समस्याएं है, हृदय की कुछ, वो केवल तनाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? स्ट्रेस के कारण होती है, टेंशन, ये इसकी मूल जड़ है। तो मेनी डिजीजेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हैव रिलेटेड टू स्ट्रेस, सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स यू मे अवॉइड। तो रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होती है उसके द्वारा हम अवॉइड कर सकते हैं मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी इस प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याओं से बचाव कर सकते हैं तनाव मुक्ति की जो विधियां हैं उनको अपनाकर। हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, देखिए हम बहुत अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे होते तो भी डिजीज में अकर बीमारियां हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज। अंतर्राष्ट्रीय जो सांख्यिकी के आंकड़े हैं उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक वर्ष में लगभग एवरेज 2 बार बीमार पड़ने का काम पड़ता है, यानी 2 बार तो वो बीमार पड़ता ही है, या फिर वो चोटिल हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, या तो बीमार पड़ेगा वो चोटिल होगा। ऐसा एक औसतन आंकड़ा निकला हुआ है। इट इज इम्पोर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंस वे विदाउट पैनिक। देखिए किसी भी बीमारी या चोट से बिना किसी घबराहट के वास्तविक और जो बुद्धिपूर्ण तरीका है उससे निपटना बहुत आवश्यक है, विदाउट पैनिक, बिना किसी घबराहट के। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टेक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी। आवश्यक होने पर उचित चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमें डॉक्टर से संपर्क करना और उससे पूर्व जो आपातकालीन परिस्थिति होती है, इमरजेंसी जो स्थिति होती है, उसको संभालने में आपका शरीर से संबंधित जो आपका नॉलेज है वो आपकी मदद करेगा। इसलिए वो जो प्रॉपर नॉलेज है प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट का वो आपको होना जरूरी है। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नीड टू बी monitored by a doctor or other qualified persons in the health profession। किसी भी दवाई को या नशीले पदार्थ जैसे एंटीबायोटिक होते हैं या बहुत ज़्यादा जो दर्दनाशक होते हैं जिसको अपन कहते हैं पेन किलर्स, उसको यूज करने से पहले, प्रयोग करने से पहले एक चिकित्सक या स्वास्थ्य व्यवसाय में लगे किसी भी एक अन्य व्यक्ति से इसकी जांच करा लेना आवश्यक होना चाहिए और होता है। ये हमें देख लेना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ एंटीबायोटिक या पेन किलर ले रहे हैं तो वो मॉनिटर्ड होना चाहिए डॉक्टर के द्वारा या किसी भी जो ऐसा जानकार व्यक्ति है उसके द्वारा, हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा। ये सुब्रा दत्ता द्वारा लिखा गया पॉजिटिव हेल्थ, इसके अंदर आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और किस प्रकार से हमारी जानकारियाँ, सामान्य जानकारियों के द्वारा हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसको पढ़ना है आपको, इस लेसन को, और इसके जो मीनिंग्स जो इसके अंदर आए हैं पाठ के अंदर उनको आप नोट करेंगे और इसको दोबारा रीडिंग करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको 5 प्रश्न मैं ऑनलाइन आपके मोबाइल पे भेजूंगा, उन 5 प्रश्नों के आपको आंसर ढूंढ करके बुक में से और वापस मुझे सेंड करना है। थैंक यू।